बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत में है, सो रहे हैं सब। तो चलिए, हमने जो एक प्रोजेक्ट लिया था फिनेंशियल, एक यूनियन बजट से रिलेटेड फिनेंशियल पैसेज था, लंबा चौड़ा पैसेज था, जिसका भी हमें अनुवाद करना था, सबमिट करना था। तो उसका अनुवाद भी मैंने करके रखा हुआ है, अनुवाद भी करके रखा हुआ है। तो वो मैं आपको ये पीडीएफ तो साझा कर ही दूंगा, लेकिन एक बार हम लोग ऑन स्क्रीन लाइव इसका अनुवाद करके देख लेते हैं फटाफट, है ना। फटाफट देख लेते हैं, और जहां पे जो भी आवश्यकता रहेगी मैं आपको बताता चलूँ। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटा भी बोल सकते हैं इसको। जी सर, जी सर, चल सकता है, लेकिन ठीक है। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होगा? संशोधित अनुमान। राजस्व प्राप्तियां होगा सर, संशोधित अनुमान। देखिए, एस्टिमेट्स के बजट। लिए अनुमान, अनुमानित, ये सब शब्द आते हैं, लेकिन एस्टिमेट्स के लिए एक बहुत अच्छा शब्द होता है, इसको हम प्राक्कलन बोलते हैं। ठीक जी है, सर, प्राक्कलन। इसे हम प्राक्कलन बोलते हैं। ठीक है, तो संशोधित प्राक्कलन बोल सकते हैं। बजट में रेवेन्यू बजट के लिए हम क्या बोलेंगे? सर राजस्व राजस्व बजट। राजस्व बजट। राजस्व बजट बोलेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के लिए क्या बोलेंगे? राजस्व प्राप्ति बोलेंगे। ठीक है। इंडियन बजट के लिए क्या शब्द देंगे हम लोग? केंद्रीय बजट शब्द। केंद्रीय बजट। ठीक है ना। हाँ, तो अब ये सेंटेंस है, देखिए, अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स इज कॉल्ड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके लिए संविधान की धारा 112 के तहत अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण को वार्षिक आर्थिक विवरण, है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग बजट निर्माण के, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका सर, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो वर्ड लिया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन। हाँ, मैंने क्या बोला? आपने नहीं, वार्षिक विवरण आपने बोला। वार्षिक वित्त विवरण, ठीक है ना, वार्षिक वित्त विवरण बिल्कुल सही है। तो ये इसका जो है हो जाएगा, क्या चीज, ठीक है। The nodal organization in charge of creating the budget in the Department of Economic Affairs in the Finance Ministry, इसके जो नोडल, इसके लिए नोडल संगठन कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो बताइए इस सेंटेंस का अनुवाद क्या होगा? वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग बजट बनाने में आर्थिक नोडल एजेंसी कार्य प्रभारित। नोडल एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुख्य संगठन या प्रमुख कर सकते हैं। देखिए, मुख्य की जरूरत नहीं है, नोडल के लिए आप नोडल शब्द यूज कर सकते हैं। नोडल शब्द आजकल बहुतायत जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है। एक तरीके से हिंदी भाषा में इस शब्द को समाहित कर लिया गया है। तो आप नोडल के लिए, क्योंकि नोडल जो है ना, वो मुख्य और नोडल में बहुत फर्क है। अगर आप अंतर, मतलब अर्थ और इसके भाव के स्तर पे जाकर के देखेंगे तो मुख्य और नोडल दोनों में बहुत अंतर आता है। नोडल, नोडल नोड से बना है। नोड आप समझते हैं ना, एक नोड मतलब एक पॉइंट, एक केंद्र बिंदु जिसको कह सकते हैं, है ना। तो सेंटर पॉइंट टाइप ऑफ हम इसको बोल सकते हैं। सेंटर पॉइंट क्या है इसका? वो डीए बजट, क्योंकि बहुत सारे एजेंसीज इन्वॉल्व है, लेकिन सेंटर पॉइंट इस तरीके से। तो इसलिए नोडल को आप नोडल ही रहने दें, चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। देयर आर सो मेनी टर्म्स यूज्ड ड्यूरिंग द फुल बजट प्रेजेंटेशन। पूर्ण रूप से बजट प्रस्तुति के दौरान बहुत सारे शब्द ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जो अनेक लोगों को पता नहीं है। अतएव हम लोग यहाँ आम जनता, जनरल पब्लिक और विद्यार्थियों या छात्रों की सुविधा के लिए इन शब्दावलियों के बारे में विवरण दे रहे हैं। ये इसका सही आपका अनुवाद हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत एक स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, ठीक है, मतलब एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स मतलब प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय, है ना, प्राप्तियां और व्यय दोनों, कॉल्ड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिन्हें वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इन्हें प्रत्येक वित्त वर्ष में संसद के समक्ष रखना होता है। इस तरीके से इसका ये पूरा अनुवाद हो जाएगा। तो एक बार पूरा अनुवाद हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे?
कि संविधान की धारा 112 के तहत प्राकलित प्राप्तियों और व्यय या खर्चों का, या व्यय शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, प्राकलित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, संसद के समक्ष कहते हैं, प्रतिवर्ष इसे संसद के समक्ष रखा जाना होता है, हैज टू बी प्लेस्ड, रखा जाना होता है। इस प्रकार से हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, हैज टू बी प्लेस्ड। द स्टेटमेंट इज द मेन बजट डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा, हाँ, the statement is the main budget document. It is an estimate of the government's revenue and expenditure at the end of fiscal year, which runs from April 1st to March 31st. देखिए, ये मैंने क्यों आप लोगों को दिया और क्यों हम लोग इसका थोड़ा सा अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप देखेंगे कि ये जो पैसेज है इसमें लैंग्वेज बहुत मुश्किल नहीं है, लैंग्वेज आसान है, आप आसानी से समझ पा रहे हैं। और ट्रांसलेशन में लैंग्वेज की जो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, अगर हम लोग ये देखें कि कितना मुश्किल अनुवाद है, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है क्या, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो टर्म्स हैं, तो ऐसे ही जैसे फिनेंशियल कोई भी पैसेज में टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अनुवाद करते हो, तो वैसे ही लीगल जब हम अनुवाद करते हैं तो वहां भी टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेयर एज हम लोग जब एसएससी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग आजकल देखते हैं कि बहुत सारे फिलॉसफी से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड और इस तरीके से जो है कई बार हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें कि बहुत हद तक फिलॉसफी रहती है, तो ऐसे पैसेज दे दिए जाते हैं। तो वहां पे क्या है कि वहां पे टर्म्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका मतलब उसकी पैराफ्रेजिंग, उसका भाव समझ करके, उसके अंतर्निहित भाव को समझ करके दूसरी भाषा में प्रोड्यूस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अंतर है, इन दोनों तरह के अनुवादों में अंतर है, ठीक है। तो इस अनुवाद से आप लोग ये समझे कि आपको पूरा अनुवाद बनाने में कहीं भी भाषा को लेकर के तकलीफ नहीं आएगी, तकलीफ किस चीज को लेकर के आएगी, टर्म्स को लेकर के तकलीफ आएगी, ठीक है। यह विवरण जो है, दिस स्टेटमेंट इज द मेन बजट, मुख्य बजट दस्तावेज है। यह एक वित्तीय वर्ष के अंत में सरकार के राजस्व और व्यय का अनुमान है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझना है कि हिंदी में जो बात लिखी गई है, अगर हम हिंदी में यही बात को हिंदी में मूल रूप से लिखते तो क्या इसी प्रकार से लिखते या कुछ हम लोग अलग से इसमें कुछ चेंजेस करते। जैसे एक केंद्रीय बजट सरकारी वित्त की सबसे व्यापक रिपोर्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है ना, जिसमें सभी स्रोतों से राजस्व और सभी गतिविधियों के लिए परिव्यय मतलब जो भी मतलब आउटले जो किया गया परिव्यय, तो उसको इसमें क्या किया जाता है, समेकित किया जाता है, ठीक है। कंसोलिडेटेड यानी कि समेकित किया जाता है, ठीक है। बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए द बजट आल्सो कंटेन्स एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स अकाउंट्स फॉर द नेक्स्ट फिस्कल कॉल्ड बजट एस्टिमेट। अगले वित्त वर्ष के लिए जो है यहाँ पे बजटीय अनुमान जिसका नाम है, तो बजट में अगले वित्त वर्ष के सरकारी खातों के अनुमान भी शामिल होते हैं जिन्हें बजटीय अनुमान कहा जाता है। वैसे कैपिटल बजट के लिए हमने पूंजी बजट देख लिया। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा अनुवाद है। जो मुख्य रूप से जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस अनुवाद के अंतर्गत वो यही है कि आपको इस अनुवाद में, इस तरह के अनुवाद में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है आप गलत टर्म्स का यूज ना करें, क्योंकि हर इंग्लिश टर्म के लिए एक स्टैंडर्ड हिंदी टर्म मतलब ऐसे फिनांस से रिलेटेड हो गया या तो इसके लिए दिया हुआ है, तो हमें उन्हीं टर्म्स को यूज करना है, ठीक है ऐसा। पर इसमें बीच बीच में कहीं ना एक छोटी छोटी दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे मैं एक आपको बता रहा हूँ कि वो गलती जैसे कैसे हो जाती है, अगर मुझे जल्दी से मिल जाए। हाँ, ये अब देखिए जो ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पे देखेंगे ये सेंटेंस पढ़िए, कोई पढ़े एक बार, आप में से कोई पढ़े इस सेंटेंस को। Capital payments refer to capital expenditures on the construction of capital projects and the acquisition of assets like land, buildings, machinery and equipment. ठीक है। अब इसमें कैपिटल शब्द कितनी बार आया? 2 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार। तीनों बार कैपिटल का अर्थ एक ही होगा? नहीं सर, है ना। ये कई बार हमारे लिए थोड़ी सी चुनौती बन जाती है, क्योंकि 2 बार कैपिटल पेमेंट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो शब्द 2 बार कैपिटल आया है, इन दोनों बार में कैपिटल जो है वो किस टर्म में आया है?
पूंजी के टर्म में आया। वेर एज जो तीसरी बार कैपिटल प्रोजेक्ट आया है, ये पूंजी की टर्म में तो नहीं आया, ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे इस तरह का अनुवाद करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल कैपिटल आ रहा है तो ये भी देखना है कि भाई कैपिटल का मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा और इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा। ठीक है, तो टर्म्स के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर वो जो कैपिटल पेमेंट्स है उसका पूंजीगत भुगतान और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए पूंजीगत व्यय, तो यहाँ पे कैपिटल प्रोजेक्ट से उसके लिए क्या यूज करेंगे? पूंजीगत परियोजना क्या होगा यहाँ पे कैपिटल? यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या है? बड़ा, मुख्य है ना? हाँ बिल्कुल, जी। बृहद परियोजना है। कैपिटल प्रोजेक्ट मतलब बृहद परियोजना है। बृहद शब्द भी मैंने बड़ा यूज किया, बृहद शब्द भी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग शब्द यूज करेंगे, है ना, क्योंकि कैपिटल प्रोजेक्ट का मतलब अलग है। अब ये लिखने के, अब ये कई बार जब जो लोग लिखते हैं वो उनको अपना लेखन कौशल भी तो दिखाना है, तो ये लेखन कौशल है, उसी शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अलग अलग, है ना। जैसे हिंदी में इसके लिए अलंकार होता है ना, जैसे कनक कनक के 100 गुनी मानक, नहीं, मादकता अधिकार, मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए जग, या खाए बौराए, वो आता है। तो कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार, कनक कनक 2 बार यूज हुआ है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। एक कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा होता है, और एक सोना होता है। हाँ, तो इस तरीके से तो अलंकृत, तो कई बार भाषा को अलंकृत करने के लिए हम लोग इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं। वैसे जो इंग्लिश लिखते हैं वो भी करते हैं, पर हमें एज ए अनुवादक हमें ध्यान रखना है ना। उसने जो अपना जो एक भाषा का अलंकरण करके और अपना एक पांडित्य प्रदर्शित किया है, उसको हमें समझना है और फिर हमें अनुवाद करना है, हमें ना गलती नहीं करनी है। ठीक है ना, इस तरीके से पूरा आपका, तो देख लीजिएगा ये बहुत अच्छा खासा 16 पैरा में ये पूरा आपका पैसेज है। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि हमारे जो साथी अभी भी नहीं किए हैं ये वाला अनुवाद, हालांकि मैं आज आपको ये अनुवाद शेयर कर दूंगा ग्रुप में, पीडीएफ में डायरेक्ट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो मैं फिर भी कहूंगा कि जो साथी नहीं किए उसको आप लोग इसका अनुवाद करिएगा, और अनुवाद करके और उसके बाद आप मिलाइएगा कि भी आपका अनुवाद में कहाँ गलती है, कहाँ से कितने ऐसे टर्म्स हैं जो कि फिनांस से रिलेटेड जो कि आप जानते हैं और कितने टर्म्स आप नहीं जानते हैं। इसका क्या फायदा होगा ना, कि ऐसा नहीं है कि आपको फिनांस से रिलेटेड उठा के ही दे दे पैसेज, लेकिन कुछ नॉर्मल पैसेज में ही कुछ फिनांस से रिलेटेड 2-4 अगर सेंटेंस, एक आध सेंटेंस या एक आध टर्म्स आ जाएंगे तो वहां पे हम थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार कर लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। जो भी मैं आप लोग को असाइनमेंट्स दे रहा हूँ उसको आप लोग किया कीजिए। असाइनमेंट्स करेंगे तो ही आपकी एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो आज के सेशन को हम यहीं पे कॉल ऑफ करेंगे। आज हम लोगों ने डिस्कशन का सेशन नहीं किया है। अगर यूपीएससी जेटीओ के हमारे साथी जुड़े हुए हैं और वे लोग, जैसे हम लोगों ने तय किया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करके, और हम लोग यूपीएससी जेटीओ के क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन और बाकी चीजें हैं, तो हम लोग एक बार उसको रिवाइज करते रहेंगे इसी सेशन में, उसको हम लोग कर सकते हैं। तो इफ यू वांट यू कैन कंटिन्यू विथ जो भी लोग हैं, मनु जी हैं, शशिकांत जी हैं या बाकी अन्य लोग हैं। देखिए क्या है कि अब सारे एग्जाम्स एक साथ में आए हैं, तो तैयारी भी जो है हम लोग एक साथ में धीरे धीरे सबकी कर सकते हैं। जब एकदम से डेट अनाउंस हो जाएगा तो देन वी कैन बेस इट ऑफ, हम उसको बिल्कुल इंटेंसिव करके ले जाएंगे। और उसके बाद आखिर में शीला जी जो है महत्वपूर्ण दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हैं तो बता करके आज के सेशन को हम कॉल करें। ठीक है, तो जी गुड मॉर्निंग सर, गुड हाँ। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 22 जुलाई है और 22 जुलाई को पाई एक्सप्रोक्सीमेशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे कैजुअल पाई डे भी कहते हैं। और पाई का जो पाई सिंबल है उसको बनाने वाले जो है विलियम जोन्स है, जिन्होंने 1706 में मैथमेटिशियन है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, उन्होंने दिया था। लेकिन इसको पॉपुलर करने में जो स्विस मैथमेटिशियन है लियोनहार्ड यूलर हैं, उन्होंने मतलब इसको पॉपुलराइज किया था। और अगर आज हम देखें तो भारत के लिए आज का दिन है जो काफ़ी गौरव का दिन है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक्सेप्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इसलिए इसको 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे पहले जो ध्वज बना था वो 7 अगस्त 1906 को बना था, और उस पहले ध्वज पे जो लिखा गया था वंदे मातरम करके लिखा गया था। और आपको जैसा कि पता ही है कि ध्वज का भी डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ये सब मेंशन है। इस पे 3 कलर होते हैं, सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन।
और जो चक्र है वो अशोक चक्र से जो 24 तिल्लियाँ जो ली गई हैं, जो समय को दर्शाता है। और 1921 में भी स्वदेशी मूवमेंट में भी ध्वज का मतलब राष्ट्रीय ध्वज का यूज़ किया गया था। और इसको बनाने वाले जो हैं वो पिंगली वेंकैया जो हैं, उन्होंने इसका निर्माण किया था। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया शीला जी। तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस आपने बताया और दूसरा आपने बताया पाई दिवस के रूप में आज के डेट को मनाया जाता है। पाई एक शब्द है जो कि हम लोग गणित में प्रयोग करते हैं। गणित में मतलब जो सर्कल यानी कि वृत्त है, वृत्त में ये पाई शब्द इस्तेमाल किया जाता है। यही पाई की बात है ना शीला जी? जी, जी, जी सर, सही कह रहे हैं आप। तो वृत्त में पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 सर। 22 by सर 7 22/7 जी, 22/7 क्यों होता है? 22/7 ये बता circumference and ठीक 2 है, तो और 22/7 7 क्यों होता है? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, 22/7 क्यों होता है? क्योंकि ये जो 22/7 है ना, ये एक रेशियो है। ये क्या है? एक रेशियो है। ये रेशियो किस चीज का है कि यदि कोई एक सर्कल है, मान लीजिए कोई एक सर्कल है, ये जैसे एक सर्कल है, ठीक है ना, वृत्त है। अब यदि तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग अब हम मैथ्स भी पढ़ना थोड़ा शुरू कर दिए, इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। यानी कि हिंदी में हम सरकमफेरेंस को क्या बोलते हैं? परिधि, है ना, परिधि। तो परिधि को यदि हम यहाँ से तोड़ करके इसको खोल करके हम इसको मान लीजिए कि इसको हमने सीधा ऐसा कर दिया, सीधा ऐसा कर दिया, तो इसकी जो ये मान लीजिए कि परिधि की जो इसका जो मेजरमेंट है, माप है, तो वही माप यहाँ पे आ जाएगा, है ना, लंबाई में आ जाएगा। तो अगर ये 22 होता है, मान लीजिए अगर ये 22 होता है, तो फिर इस वृत्त की का जो व्यास यानी कि डायामीटर होगा वो ऐसे स्थिति में 7 होगा, मतलब सेंटीमीटर मीटर आप जो भी कहें। तो ये 22/7 जो है इसके सरकमफ्रेंस और इसके व्यास यानी कि डायमीटर का रेशियो होता है, इसीलिए इसको हम लोग 22/7 कहते हैं। तो इसको हम लोग जब पॉइंट्स में कहते हैं तो ये 3.14 होता है। 3.14 तो मतलब एक तरीके से मान के चलें कि जो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो डायमीटर है उसके 3 गुना से थोड़ा ज्यादा, है ना, 3 गुना से थोड़ा ज्यादा उसका सरकमफ्रेंस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड 3.14। तो 22/7 और 3.14 ये पाई होता है। ठीक है, तो ये जो है पाई के बारे में आज आ गया जानकारी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, थैंक यू। सो ये हो गया सेशन आज का हमारा, हम इसे यहाँ पे कॉल ऑफ करेंगे इस पोर्शन के लिए। इसके बाद हमारे जो भी साथी यूपीएससी जेटीओ के लिए प्रिपरेशन के लिए आगे चर्चा करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन। तो कौन कौन है जो लोग इसमें आगे, मतलब बाकी सब लोग रह सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देना सबके लिए जरूरी है, चाहे आप अभी वर्तमान में जो है यूपीएससी जेटीओ की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और यदि कल को आप ये सोच रहे हैं कि कल को आप पटना हाई कोर्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अल्दो अभी मोस्ट हमारा ज्यादा जो फोकस है वो रिटेन एग्जाम पे, बट फिर भी है ना, ये एक है तो इसमें आपकी तैयारी हो सकती है। सो इसको मनोज जी आप लोग फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें, आगे तैयारी को जारी रखें, इस चर्चा को जारी रखें। मैं आप लोगों से फिर यहाँ पे विदा लेता हूँ। कल हम लोगों का लाइव सेशन चलेगा। आज से हमारा जो है अनुवादाथन शुरू हो चुका है, अनुवाद मैराथन शुरू हो चुका है। कल हमारा लाइव सेशन होगा और प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे को हमारा इंग्लिश लिटरेचर का पहला क्लास होगा, जो हम कल संडे को करने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ जो हमारे मेंटर थे उनके अनुपलब्धता की वजह से हम नहीं कर पाए, तो हम इसे वेडनेसडे या थर्सडे को कंडक्ट करेंगे। मैं आपको टाइम बता दूंगा, यदि थर्सडे को होता है तो थर्सडे वाली जो इंग्लिश ग्रामर की क्लास है उसे हम पोस्टपोन कर देंगे, उसी समय में रात को 9 बजे से हम ये क्लास कर सकते हैं। प्रोबेबली, मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा, पर ऐसा हो सकता है। ये है एप्लीकेशन पे हिंदी लिटरेचर जैसा आप लोगों ने कहा था, इंग्लिश लिटरेचर जैसा आप लोगों ने कहा था, मैंने उसके ऊपर मॉक टेस्ट डाल दिए हैं। थोड़े से अपर लेवल के मॉक टेस्ट हैं, आज कुछ और मॉक टेस्ट अपडेट होंगे जो थोड़े लोअर लेवल के, मतलब अभी जो मॉक टेस्ट है वो थोड़ा अपर लेवल का है, वो एकदम नेट के पैटर्न में कंप्लीटली है। मुझे नहीं लगता है कि एकदम से नेट के पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ, जो यूपीएससी जेटीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो मेन कंसर्न था जैसे मनोज जी का और बाकी लोगों का कि सर हमसे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है तो मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा हमारा रिवीजन हो जाएगा, उन लोगों के लिए वह मॉक टेस्ट अच्छा है। और जो सीबीएसई जेटीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अपर लेवल है। आज कुछ और मॉक टेस्ट अपडेट होंगे जो थोड़े लोअर लेवल, दोनों में, हिंदी में भी और इंग्लिश में। ये आप लोग कर लीजिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा।
पर आज होगा, उसके बाद फिर मैं अपडेट तब तक नहीं करूंगा जब तक कि कम से कम सारे लोग जो एटलीस्ट यहाँ 30-40 लोग जो जुड़ते हैं वे लोग ये मॉक टेस्ट सारे मतलब अटेम्प्ट ना करें। तो ये हो गया। उसके अतिरिक्त मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि जो हम लोग अभी करंट अफेयर्स कर रहे हैं इससे रिलेटेड मैंने एक मॉक टेस्ट कल आप लोगों को लिंक दिया था। वो तो एक का लिंक दिया था जो कि पिछले 2 महीने का था, पर पिछले 6 महीने के करंट अफेयर से रिलेटेड मॉक टेस्ट मैंने डाल दिए हैं जो कि आप लोग अपने कन्वीनियंट टाइम में कभी भी कर सकते हैं। इससे फायदा आपको ये होगा कि करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ बन जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि सर हमें 2023 के करंट अफेयर्स का भी मॉक टेस्ट चाहिए, ये तो 2024 का मैंने आपको पिछले 6 महीने का दे दिया, तो आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं 2023 के भी करंट अफेयर्स के पूरे साल के करंट अफेयर्स का इसी तरीके से अलग अलग 2-2 महीने का मिला करके या 3-3 महीने का मिला करके 3-4 मॉक टेस्ट में अपडेट करवा दूंगा। इफ यू वांट आप बोल सकते हैं 2023 का बोल सकते हैं, 2022 का बोल सकते हैं, उससे पुराने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम 2-3 साल से पुराना तो कहीं पूछता नहीं। इफ नीडेड आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज के सेशन को हम यहाँ पे कॉल ऑफ करेंगे। मेरे लिए आप लोग आगे जारी रखें। जो भी यूपीएससी जेटीयू के लिए जो हमारे क्वेश्चन है उसकी शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से आप कर सकते हैं। थैंक यू।